हेलो एवरीवन। इससे पिछले वीडियो में हमने लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन को प्रूव किया था ऑन द बेसिस ऑफ हाइगन प्रिंसिपल। आज हम प्रूव करेंगे लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन ऑन द बेसिस ऑफ हाइगन प्रिंसिपल, यानी कि हमें स्नेल्स लॉ को प्रूव करना है। ठीक है, क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है कि डिराइव द एक्सप्रेशन फॉर द स्नेल्स लॉ बाय यूजिंग हाइगन प्रिंसिपल। ठीक है, तो वी हैव टू शो दैट n इक्वल टू साइन आई अपॉन साइन आर, ये हमें प्रूव करना है स्नेल्स लॉ। ठीक है, ये बात हमें प्रूव करनी है। तो जब भी हम रिफ्रैक्शन की बात करते हैं तो उसमें दो तरह के मीडियम की बात करते हैं, रेयरर और डेंसर। ये कोई रेयरर मीडियम है और ये डेंसर मीडियम। ठीक है, तो हमारे पास दो तरह के मीडियम है, रेयरर और डेंसर। इंटरफेस पे हमने नॉर्मल ड्रा कर दिया, ये नॉर्मल है। अब यहां पर इंसिडेंट रे और नॉर्मल के साथ इंसिडेंट रे का जो एंगल है वो आ गया एंगल ऑफ इंसिडेंस आई। जब ये रे इंसिडेंट करेंगी तो यहां से एक नॉर्मल ड्रा कर देंगे आप, और ये इंसिडेंट वेव फ्रंट आ गई हमारे पास ए बी, और ये जो एंगल है ये 90 डिग्री होगा। तो इंसिडेंट वेव फ्रंट होगी ए बी। जैसे कि आपको पता है कि लाइट जब रेयरर से डेंसर मीडियम में आती है तो नॉर्मल की तरफ को एंड होती है, क्योंकि जब भी लाइट रेयरर से डेंसर मीडियम में आएगी तो उसकी स्पीड डिक्रीज हो जाती है। तो इसका मतलब टूवर्ड्स नॉर्मल वेव एंड हुई। तो ये रिफ्रैक्टेड रेज है हमारे पास, इसके लिए हम एंगल लिख देते हैं आर, और इस पॉइंट को मैं सी लिख देता हूँ। अब सी पॉइंट से मैं नॉर्मल ड्रा करूंगा तो ये पॉइंट आ जाएगा डी हमारे पास। तो यहाँ पे जो सी डी है वो रिफ्रैक्टेड वेव फ्रंट है, ए बी इंसिडेंट वेव फ्रंट और सी डी रिफ्रैक्टेड वेव फ्रंट। अब इंसिडेंट वेव फ्रंट के लिए जो एंगल है ये आई, और इसका रीजन है ट्राइंगल के तीनों एंगल का टोटल 180 होता है, तो ये 90 होगा अगर, और ये 90 माइनस आई होगा तो बाकी फिर ये आई बचेगा, है ना। ये एंगल 9 आई है यहाँ तक, ये आई इंसिडेंट, तो ये 90 माइनस आई बचा अंदर की तरफ, और ये 90 डिग्री, तो फिर ये आई होगा क्योंकि तीनों एंगल का टोटल 180। उसी तरह से ये एंगल हो जाएगा आर, ए बी इंसिडेंट वेव फ्रंट के लिए और सी डी रिफ्रैक्टेड वेव फ्रंट के लिए। यहाँ पे रेयरर मीडियम में स्पीड हम v1 कंसीडर कर लेते हैं और डेंसर में v2, स्पीड ऑफ लाइट v1 एंड v2। हमें स्नेल्स लॉ को प्रूव करना है, तो जब डायग्राम क्लियर हो गई तो स्नेल्स लॉ के लिए चलिए सबसे पहले हम ट्राइंगल BAC की बात करते हैं। तो इन ट्राइंगल BAC, और BAC ट्राइंगल में साइन आई कैलकुलेट करना है आपको। देखिए BAC, और पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले सोना चांदी तोले, ये जो कंसेप्ट है, तो साइन होता है P अपॉन H। और किसी भी ट्राइंगल को जब आप देखते हैं तो जहां पे एंगल मार्क किया उसके सामने जो है वो परपेंडिकुलर है, और जहां पे 90 मार्क कर रहे हैं उसके सामने H है, और तीसरा बचा बेस। तो इसी तरह से यहाँ पे I के सामने BC, तो परपेंडिकुलर हो गया, और सामने आ गया AC। तो इसका मतलब साइन आई की वैल्यू हुई BC अपॉन AC। इसी तरह से ट्राइंगल ACD, ACD, अगर ट्राइंगल ACD में साइन आर कैलकुलेट करेंगे तो साइन आर देखिए ACD, तो एंगल आर के सामने AD,
और ये 90 डिग्री है तो 90 डिग्री के सामने h आ गया AC, तो साइन आई की वैल्यू BC अपॉन AC और साइन आर की वैल्यू AD अपॉन AC। इस तरह से हमारे पास ये दो इक्वेशन आ गई, इसको मैं फर्स्ट और इसको सेकंड बोल देता हूँ। और जैसा कि हमें क्लियर है कि हमें तो रिफ्रैक्शन प्रूव करना है, तो हमें प्रूव करना है n इक्वल टू साइन आई अपॉन साइन आर, तो हम फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन डिवाइड कर देते हैं। ठीक है, तो फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2 we get साइन आई अपॉन साइन आर। रिक्वायरमेंट का ध्यान रखें तो उस हिसाब से चलते हैं, BC अपॉन AC और अपॉन साइन आर हो रहा है तो ये टर्म रेसिप्रोकल होगी AC अपॉन AD। AC कैंसिल हो गया और यहाँ से आ गया BC अपॉन AD, इसको बोल देते हैं हम इक्वेशन नंबर 3। तो यहाँ तक पहुँच गए, तो साइन आई अपॉन साइन आर की वैल्यू आ गई BC अपॉन AD। अब एक बेसिक फॉर्मूला देखें कि स्पीड का फॉर्मूला जो होता है, एज वी नो दैट स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, दैट इम्प्लाइज डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। क्लियर? अगर मैं यहाँ पे डिस्टेंस BC की बात करूँ, देखिए B से C डिस्टेंस, तो वो रेयर मीडियम है, तो यहाँ पर जो डिस्टेंस BC है उसके लिए स्पीड आ गई v1 और टाइम हमने कंसिडर किया t। आल्सो अगर मैं AD की बात करूं तो AD में स्पीड लाइट की होगी v2 और टाइम t। सेम टाइम में जब AB इंसिडेंट वेव फ्रंट क्रिएट हो रही है तभी कौन सी रिफ्लेक्टेड वेव फ्रंट CD क्रिएट हो रही है, तो टाइम सेम हुआ, स्पीड ऑफ लाइट डिफरेंट होगी, एक में v1 और एक में v2। तो देयरफॉर इक्वेशन 3 implies, तो साइन आई अपॉन साइन आर इक्वल टू, तो यहां से वैल्यू आपके पास आ गई v1t अपॉन v2t, और t से t कैंसिल हो गया और यहां से आ गया v1 अपॉन v2। अब इसको हम n क्यों लिखें उसका भी रीजन है। देखिए जो एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है वो होता है c अपॉन v। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का फॉर्मूला होता है स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम टू द स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम। अगर ये वैक्यूम होता है तो v1 क्या होता है c। ठीक है, और ये कोई मीडियम है तो उसके लिए वेलोसिटी v कंसिडर कर सकते हैं, तो ये v1 अपॉन v2 हो जाता है c अपॉन v। और जब भी लाइट रेयर से डेंसर में चलती है तो उसको हम 1 and 2 लिख देते हैं, जिसको सिंपली n लिख सकते हैं। तो यहाँ से हमारे पास रिजल्ट आ जाता है कि दैट इम्प्लाइज n इक्वल टू साइन आई अपॉन साइन आर। तो ये डेरिवेशन हमारे पास आ सकती है। ठीक है बात, तो यहाँ पे b1 अपॉन b2 में अगर आप b1 को वैक्यूम के लिए कंसिडर करते हैं n1 को, तो आप b1 को क्या कंसिडर करेंगे c, तो ये v हो जाएगा और c अपॉन v हो जाएगा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो रेशियो ऑफ द स्पीड ऑफ लाइट इक्वल टू n, तो 1 and 2 हो गया रेयर टू डेंसर, और 1 and 2 को सिंपली हम n लिख सकते हैं, तो n आ जाएगा साइन आई अपॉन साइन आर। ये क्वेश्चन डेंसर टू रेयर भी हो सकता है, ठीक है, सेम वे में, है ना। तो वहाँ पे यहाँ पे आप डायग्राम ड्रा करेंगे तो अवे फ्रॉम द नॉर्मल ड्रा करेंगे तो वहाँ से भी प्रूव हो जाएगा। ठीक है, तो जैसे आपको पूछा जाए उसी तरह से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन ऑन द बेसिस ऑफ हाइगन प्रिंसिपल।